हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। था पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़ों और आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ के गांव के लोग हर साल सर्दियों में कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन इस बार ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी हो रही थी। उसी गांव के बाहर एक साधु रहते थे। उनकी कुटिया बहुत साधारण थी, जिसे उन्होंने खुद लकड़ी और पत्तों से बनाए थे। गांव के लोग कभी कभी उनके पास जाते थे, लेकिन इस बार ठंड के कारण सबने उनसे दूरी बना ली थी। साधु का स्वभाव बहुत दयालु था और वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। वह साधु कड़कड़ाती ठंड में सहायता मांगने गांव में आते हैं। सुनो पुत्र, यह ठंड बहुत कठोर है। मेरी कुटिया में आग जलाने का कोई साधन नहीं है। अगर आप सभी थोड़ी मदद करें, मुझे थोड़ा खाना या कोई पुराना गर्म कपड़ा दे दो, तो मैं यह ठंड सहन कर सकता हूँ। बाबा, आपके लिए गांव में अब कोई साधन नहीं है। हमें खुद के लिए मुश्किल हो रही है। आप तो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं से मदद मांग लीजिए। हाँ बाबा, हम तो खुद इस ठंड से परेशान हैं। आप साधु हैं, तपस्या कीजिए। तपस्या करने से गर्मी आएगी। आपको क्या जरूरत गर्म कपड़े की? बेटा, भगवान ने इंसान को इंसान की मदद के लिए बनाया है। अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो यह जीवन किस काम का है? कृपया मुझे पुराने ही सही, पर मुझे गर्म कपड़े दे दो। साधु के लाख कहने पर उनकी कोई मदद नहीं करता। गांव वालों पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सबने अपने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। साधु निराश होकर अपनी कुटिया लौट जाते हैं। उनकी कुटिया में बहुत ठंड थी। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि उनका शरीर ठंड से जकड़ने लगा था। उनके पास केवल एक पतला चादर था, जो ठंड से बचाने में असमर्थ था। किसी तरह वह दिन गुजारते हैं, लेकिन रात को ठंड और बढ़ गई। हवा के साथ बर्फीली बूंदें गिरने लगीं। साधु ने अपने आखिरी समय में प्रार्थना किया, हे भगवान, इन गांव वालों को सद्बुद्धि देना। मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। साधु महाराज इतना कहकर ठंड के कारण मर जाते हैं। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो गांव वाले साधु की कुटिया की ओर गए तो देखते हैं कि साधु का शरीर बर्फ बन चुका था। साधु की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उनकी कुटिया पर एकत्र हुए। उनके शरीर को देखकर सभी बहुत दुखी हुए। हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वह तो भगवान के हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। में जरा भी नहीं सोचा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने स्वार्थ के आगे उनका जरा भी बात नहीं सुना। साधु की मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। ठंड और भी भयानक हो गई। बर्फ गिरने लगा और ठंड से सभी का हालत खराब होने लगी। आसमान में बादल छा गए। कड़ाके की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठिठुरती ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर होने लगे थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी और लगातार बारिश होने लगी। गांव के खेत बर्बाद हो गए। इस ठंड ने तो सच में हद पार कर दी है। सुबह से ही हाथ पैर सुनन हो जाते हैं। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी जूली के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वो ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था, तब तक वो मेहनत कर रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप खेत क्यों जाते हैं? देखिए ना, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आपको अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि ये ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत में काम नहीं करने जाऊँगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। ये खेत ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा।
अगर मैं हार मान जाऊंगा तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती है? आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। जूली, जल्दी से खाना लगा दो। मुझे सुबह जल्दी खेत जाना है, ताकि दिन ढलने से पहले खेत से वापस आ सकूं। पिताजी, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा? ये कैसे हो गया जूली? कल ही तो सोचा था कि बाजार जाकर कुछ आटा दाल लेकर आऊंगा, लेकिन ठंड के मारे बाजार भी नहीं जा सका। पिताजी, आप भी हर बार हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियाँ नहीं बची। ऊपर से ये ठंड हमारी जान ले रही है। बस कुछ लकड़ियाँ भी आज खत्म हो जाएंगी। निराश मत हो बेटी, ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। मेहनत करने वालों के लिए हर रास्ता खुला रहता है। जोखन अब मजबूर हो चुका था। वह फैसला लेता है कि वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा, अपने घर के लिए अनाज लाएगा। पर कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और सन्नाटे का माहौल था। इस भयंकर ठंड में जोखन जैसे तैसे पेट की आग बुझाने के लिए हर हाल में काम करता था, चाहे ठंड जान ही क्यों न ले ले। हे ऊपर वाले, ठंड तो जानलेवा हो रही है, पर अगर लकड़ियां नहीं काटूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? खेत के सहारे रहूंगा तो हम बाप बेटी भूख से मर जाएंगे, क्योंकि खेत में अनाज अभी तैयार नहीं हुआ है। ये ठंड मेरी मेहनत का इम्तिहान ले रही है। जोखन लकड़ी काटने की बहुत कोशिश करता, लेकिन ठंड और बर्फ के ओले इतना गिर रहा था कि मानो आदमी की जान ही चली जाए। जोखन ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आया। ठंड ने उसकी हिम्मत को झक छोड़ दिया था। जूली, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटने का भी मन नहीं कर रहा। पिताजी, तो आप क्या करेंगे अब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल फिर से जंगल जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे सेठ धनराज से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? सेठ धनराज, वह तो बहुत दुष्ट किस्म का सेठ है। आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले एक साधु उसके पास आए थे मदद मांगने, लेकिन वह उनकी मदद नहीं की और उनका मजाक बना के उन्हें अपने दरवाजा से भगा दिया था। और कोई गांव वाला उनकी मदद नहीं की, जिसके कारण साधु की मृत्यु हो गई थी। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, मगर मेरे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। दिन ब दिन बढ़ती ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। जंगल की ओर जाने का उसका इरादा तो था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, ठंड ने उसे ऐसा झकझोरा कि लकड़ी काटना तो दूर, वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए जोखन सेठ धनराज के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है और खेत की फसल भी अभी हुई नहीं है और लकड़ी काटने का काम भी ठंड के कारण नहीं हो पा रहा। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा? अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो तुम्हें अपना कुछ कीमती सामान मेरे हवाले करना होगा। सेठ जी, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं और मेरी बेटी भूख के कारण मर जाएंगे, क्योंकि इस ठंड की महामारी की वजह से सारा काम ठप पड़ा हुआ है। अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपना सारा खेत मेरे नाम लिखना होगा। अगर तुम 1 महीने में मेरे पैसे वापस, हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। से शादी भी करूंगा। ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? क्या बेहूदगी बात की है तुमने? मेरी बेटी तो अभी छोटी है, उसके भविष्य से खेलना आसान समझते हो? क्या तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? ये तुम्हारे सामने मेरी शर्त है। तुम मुझे पैसे लौटा नहीं सकोगे तो मेरी शर्त पूरी करनी होगी। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकता, लेकिन पैसे आज ले रहा हूँ। 1 हफ्ते में तुम्हें चुकता करूँगा। याद रखना, ऊपर वाला है, सब देखता है। जोखन पैसे लेकर गुस्से में वहां से चला जाता है। जोखन पैसे लेकर घर की ओर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका पड़ोसी किसुन उसे मिलता है।
जोखन भाई क्या हाल है? बड़ी जल्द में हो, कहीं जा रहे हो क्या? किसुन, मैं बहुत परेशानी में हूँ। सेठ धनराज से पैसे उधार लिया हूँ, लेकिन वो मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी का विवाह उससे ही करना होगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरी बात है जोखन भाई, तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो और अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कुछ ना तो कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। तुमसे बात करके थोड़ा दिल को सुकून मिला है किसुन भाई, लेकिन सच में अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। घर में खाने को कुछ नहीं है और ठंड में काम करने का हिम्मत भी नहीं हो रही है। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी तकलीफें मुझे बहुत गहरी लग रही हैं। जोखन तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हल निकलेगा। मुझे लगता है कि जब से पहाड़ी के साधु की मौत हुई है तब से ठंड और बढ़ गया है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। खैर तुम बताओ, तुम्हारा हाल कैसा है? बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने के लिए राशन नहीं है, खेत खराब हो गए हैं, बीबी की भी तबीयत खराब है, मैं भी बहुत परेशानी में हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ऊपर वाला तुम्हारी भी परेशानी दूर करे। जोखन वहां से चला जाता है और किसुन भी अपने घर चला जाता है। किसुन बहुत मतलबी इंसान था। वह दूसरे का दुख देखकर बहुत खुश हुआ करता था और सबके सामने बहुत दरिया दिल का दिखावा करता था। उसके पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां भी थीं और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद थी। आज तो मजा आ गया। जोखन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बेचारा सोच रहा था कि अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे परिवार में करना चाहता था, मगर वह अधिक उधारी चुका नहीं पाया तो सेठ धनराज उसकी बेटी से जबरदस्ती शादी करेगा। क्या सच में जोखन का तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है। अपने नई नवेली लड़की के नाम पर कर्ज ले लिया है। सच में गरीब लोग कितने बेवकूफ होते हैं। उन्हें देखकर कितना हंसी आती है मुझे। और तू जानती है उसकी परेशानी सुनकर मुझे तो मजा आ गया। वह कह रहा था कि घर में कुछ नहीं है, लकड़ी भी नहीं काट सकता, अब कहाँ से लाएगा वह पैसे। बेचारा तो अब पूरी तरह से फंसा हुआ है। सच में वो जोखन तो बुरी तरह से फंस गया है। उसकी हालत देखकर हमें तो हंसी आती है। और उसकी बेटी का क्या होगा? अब सेठ धनराज के साथ उसकी शादी करवाकर उसकी हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इंतजार कर रहा हूँ कि कब यह पूरी कहानी खत्म हो और हम दोनों के लिए मजा आए। किसुन और उसकी पत्नी जोखन की मुश्किलों पर हंस रहे थे और उसकी बेबसी को लेकर उनकी सोच बहुत ही गंदी थी। वे सोच रहे थे कि उसकी बेटी और उसके भविष्य को कैसे और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। जोखन ने जैसे तैसे एक वक्त का खाना खाकर अपनी बेटी के साथ रात काट ली, लेकिन सुबह फिर वही चुनौती, वही संघर्ष का इंतजार कर रहा था। 2-4 दिन गुजरते हैं कि ठंड और भी बढ़ जाता है, बर्फ गिरने लगता है। गांव के लोग ठंड से मरने लगते हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। जोखन भारी कदमों से जंगल में लकड़ी काटने जाता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसके हाथ जकड़ जाते हैं। वह कोशिश करता है लेकिन ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाता। वह लकड़ी का छोटा ढेर इकट्ठा करता है और उसे लेकर घर आ जाता है। वह घर आकर देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह बेचारी कंबल में लेटी थी। पिताजी, बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत जोर का बुखार है। पिताजी, डॉक्टर को बुला लो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। जूली, तुम चिंता मत कर, मैंने आग जला दी है। तू थोड़ी देर में ठीक महसूस करोगी। डॉक्टर को भी बुलाने की कोशिश करता हूँ, बस तुम हिम्मत रखना, ऊपर वाले सब सही करेगा। हे भगवान, मैं कैसे डॉक्टर को बुलाऊं? घर में पैसों की बहुत दिक्कत है। जोखन जैसे तैसे करके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे आपकी जरूरत है। कृपा करके चलिए, उसका इलाज कर दीजिए। देखो जोखन, मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ, लेकिन इलाज मुफ्त में नहीं होता। पहले पैसे लेकर आ, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर मैं पैसे दे दूंगा। जैसे भी हो, बस मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। तुम गरीबों की यही समस्या है, बिना पैसे के इलाज चाहते हो। सुन, जब पैसे हो तब आना, अभी मेरा समय खराब मत कर। जोखन निराश होकर वहाँ से आ जाता है। तभी उसे उसका दोस्त किसुन नजर आता है। जोखन, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब खैरियत तो है ना? किसुन भाई, मेरी जूली बहुत बीमार है, हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। मैंने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे मांगे। अब न मेरे पास पैसे है, न कोई और सहारा।
भाई तेरी हालत सुनकर मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं खुद भी इस ठंड से बेहाल हूं। मेरे घर में भी खाने के लिए मुश्किल से कुछ बचा है। किसुन, मैं तुझसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। तूने हमेशा मुझे अपना भाई कहा है, एक बार मेरी मदद कर दो, बस थोड़ा सा सहारा दे दो ताकि मेरी बेटी की जान बच सके। जोखन भाई मेरी बात समझ, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ। अगर कुछ होता तो सबसे पहले तुझे ही देता। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पर बनी है, अगर तू भी मना करेगा तो मैं किसी से क्या उम्मीद करूं। जोखन भाई मेरी बात समझ, मैं मजबूर हूँ। ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि वो तुझे इस मुसीबत से निकाल दे। बस मेरे लिए भी दुआ करना। किसुन जोखन को पीछे छोड़कर चला जाता है। जोखन वहीं खड़ा रहता है। अपनी बेबसी को महसूस करता हुआ जोखन जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह सोचता है कि कोई मदद नहीं करेगा, मुझे खुद ही सब करना होगा। जोखन जंगल में जाता है, तभी उसे एक बाबा मिलते हैं। उनके ऊपर पत्थर गिरा हुआ होता है। जोखन जल्दी से उस पत्थर को हटाता है। बेटा, तूने आज मेरे लिए फरिश्ते का काम किया है। अगर तू यहाँ ना होता तो मैं शायद इसी जगह पर दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बाबा, ये मेरा फर्ज था। इंसान को मुश्किल में देखकर कोई भी मदद करेगा, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे फंसे? क्या आपका किसी ने मदद नहीं किया? बेटा, मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेने आया था। ठंड का मौसम है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर यहाँ ये भारी पत्थर अचानक गिर गया और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी, पर तूने आकर मेरी जान बचा लिया। लेकिन बाबा, आप कहाँ रहते हैं? इस बिरान पहाड़ी इलाका में? यहाँ तो बहुत ठंड है। बेटा, कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे गांव में आया था। मदद मांगने पर मेरी कोई भी मदद नहीं किया और मैं ठंड के कारण मर गया। तब से मेरी आत्मा इस गांव में भटक रही है, इसीलिए गांव में इतना ठंड और बर्फबारी बढ़ गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, मगर मेरा शरीर को मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए गांव में सब लोग परेशान हैं। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक गांव के लोग इसी तरह परेशान रहेंगे और कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। तो बाबा, हम गांव वालों को क्या करना होगा? बेटा, तुम लोग को सबसे पहले मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। उसके बाद एक दूसरे की मदद करनी होगी, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और ठंड धीरे धीरे कम हो जाएगा। बाबा, ऐसा ही होगा। मैं गांव में सबको जाकर बताऊंगा। बेटा, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। अगर मैं इस पत्थर से दबा रहता तो मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि यह मेरी आत्मा है। बेटा, तुमने मेरी सहायता किया, इसके बदले में मैं तुझे यह चीज देना चाहता हूँ। इसे मामूली मत समझना। ये बोतल तेरे बहुत काम आएगी, लेकिन इसे बिना वजह कभी मत खोलना जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो और तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तब इसे खोलना। जोखन बाबा का धन्यवाद करता है। वह बाबा की ओर देखता है, लेकिन जब वह पलटकर दोबारा देखता है तो बाबा वहाँ से गायब हो चुके थे। वह अपने घर तुरंत जाते हैं। उसकी बेटी जूली बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बहुत कमजोर लग रही तीर जोखन उसकी ओर देखता है। हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। रहा था। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। जंगल में लकड़ी काटने गया था, पर ठंड ने मुझे और भी कमजोर कर दिया। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। बेटी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, बस अब कुछ और रास्ता सोचना होगा। इतने में ही वहाँ पर सेठ धनराज आ जाता है। जोखन, तुम मेरे पास आए थे और कर्ज लिए थे, मगर आजकल अब मुझसे ही मदद क्यों नहीं ले रहे हो? अभी वक्त है, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सेठ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और तकलीफ होती है। क्या तुम नहीं समझते, मेरी बेटी किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। तुम्हारी बेटी के लिए इस कर्ज को चुका पाना अब तुमसे नहीं होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ खत्म हो जाए तो मेरी शर्त मान लो। तुम समझते क्यों नहीं हो? सेठ, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे दुष्ट नेचरहीन आदमी से कभी नहीं होगी। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने मुझसे कर्ज लिया था। अगर तुम सारे कर्ज से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपने बेटी से शादी करवानी होगी। मैं अपनी बेटी का भविष्य तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा सेठ। तो ठीक है जोखन, मैं देखूंगा कि तुम अपनी बेटी के लिए क्या कर पाओगे। सेठ धनराज गुस्से में बाहर चला जाता है और जोखन चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में संकट और संघर्ष की भावना गहरी होती है।
पिताजी आप बहुत परेशान हो रहे हैं और मुझे ये देखकर बहुत दुख हो रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी सेठ धनराज से करवा दीजिए। मुझे पता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप पर जो बोझ है वो तो हट जाएगा। मेरी किस्मत का क्या है, मैं सब सह लूंगी। जोखन इतना सुनते ही अपने आप पर बहुत कोसता है और पैर से सीसी को मारता है। तभी सीसी से रोशनी निकलती है और उससे कुछ पैसे निकलते हैं। यह देखकर उसे साधु की बात याद आ जाती है। अरे पिताजी, यह क्या चमत्कार हो रहा है। बेटी, मैं अपने दुख से इतना परेशान हो गया था कि मैं किसी को बता ही ना पाया। ये सीसी मुझे जंगल में एक साधु बाबा की आत्मा ने दिया था, जो कुछ दिन पहले सबसे मदद मांग मांग कर मर गए थे। ये उन्हीं ने मुझे दिया था और मुझे कहा था कि इसे अपने बुरे दिन में हिलाना, सब सही हो जाएगा। जोखन उस पैसे को लेकर सेठ धनराज के पास जाता है और उसे दे देता है। सेठ जोखन से बहुत पैसे के बारे में पूछता है, मगर जोखन उसे नहीं बताता है। अब वह सभी गरीबों की सहायता करता है और गांव वालों को साधु बाबा की सारी बात बताता है। देखो गांव के लोग, अब की बार इतनी ठंड पड़ने का कारण है साधु का अभिशाप है। उन्होंने हम गांव वालों से मदद मांगी और हमने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। अब यह गांव शांत नहीं रहेगा। गांव वाले अब एकत्र होकर समाधान खोजने लगे। उन्होंने सलाह मशविरा किया कि क्या किया जा सकता है। हमें उनकी हमारे कार्टून टीवी चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। समाचार करना होगा, तब उनकी आत्मा हमें माफ कर देगी। सभी गांव वाले मिलकर साधु की समाधि पर गए और उनका अंतिम संस्कार किया। हे साधु बाबा, हमें क्षमा करें, हमने स्वार्थ में आपकी मदद नहीं की। कृपया हमें इस अभिशाप से मुक्त करें। साधु की समाधि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मौसम साफ हो गया। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए। तभी साधु की आत्मा प्रकट होता है। तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें यह सिखाया है कि दूसरों की मदद करना कितना आवश्यक है। अगर तुमने मेरी मदद की होती, तुम्हें अभी जिंदा होता और तुम्हारा यह हाल नहीं होता। लेकिन अब भी समय है, हर जरूरतमंद की सहायता करने का वचन दो। हम वचन देते हैं बाबा, अब से हम हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। साधु महाराज की आत्मा सभी को आशीर्वाद देते हैं। साधु की आत्मा के आशीर्वाद के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव वालों ने उस दिन से यह निश्चय कर लिया कि वे हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। स्वार्थ का परिणाम केवल दुख और विनाश ही होता है। परोपकार से ही जीवन में शांति और समृद्धि आती है।